नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। आप सब जानते हैं कि इनिशियली कावेरी इंजन का जो डेवलपमेंट साइकिल था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और इनिशियली इससे जिन पैरामीटर्स को हासिल करने के लिए बनाया जा रहा था ये हमें वो आउटपुट नहीं दे पाया था। तो इस वजह से इसको बंद करने का फैसला किया गया था। फिर बाद में इसको दोबारा रिवाइव किया गया था और सेम कोर को बेस करके एक ड्राई कावेरी इंजन को बनाने का फैसला किया गया था, जिसको हम लोग हमारी यूसीएवी में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जब ड्राई कावेरी इंजन को बनाने का फैसला किया गया तो धीरे धीरे काफ़ी हद तक इसको स्टेबल बनाया जा चुका है और अभी इसकी कोर में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए जा चुके हैं, जिससे अब ये पहले के कावेरी इंजन की कोर के मुकाबले काफ़ी बेहतर बन चुका है। इसको 2026 तक अभी तैयार करने का फैसला किया जा रहा है। इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से एक सेपरेट आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी बनाया जा रहा था और पता चला है कि अभी एक नई प्रपोजल को भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें दोबारा कावेरी इंजन को बनाने का फैसला किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम को ड्राई कावेरी इंजन की सक्सेस के बाद बनाया जाने वाला है, जिसमें कावेरी इंजन के साथ डेवलप किए जा रहे आफ्टर बर्निंग सेक्शन को आगे चल के अटैच कर दिया जाएगा और इसकी जो कोर है उसको 46 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट के बदले यहाँ पे 57 से 60 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ट्यून कर दिया जाएगा, जो कि आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 87 से 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसको हम तेजस MK1 और MK1A फ्लीट में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप सब जानते हैं कि अभी हमारे फोर्स में 123 तेजस MK1 और MK1A शामिल होने वाले हैं और इनकी सर्विस पीरियड के दौरान इनको कम से कम 3 से 4 बार इंजन को बदलने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में अभी इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 84 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करता है। तो अगर हम फिर से कावेरी इंजन को बना पाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में G404 सीरीज के इंजन के बदले हम इसको तेजस में इस्तेमाल कर पाएंगे और हमारी इंडिजिनस इंजन को तेजस में इस्तेमाल कर पाएंगे। और अभी तक जब ड्राई कावेरी इंजन की कोर को टेस्ट किया गया उसमें उसको पूरी तरीके से स्टेबल पाया गया था, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि हम इस बार इसको डेवलप करने में कामयाब होने वाले हैं। इसके अलावा अभी जो 110 किलोन्यूटन क्लास की एक नई एरो इंजन को डेवलप किया जा रहा है उसको एक सेपरेट प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जाएगा, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके डेवलप किया जाएगा और इसको आगे चल के तेजस MK2 और MK जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। कुछ दिन पहले इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें ऑफर किए गए फाइटर जेट के इवोल्यूशन को शुरू किया गया था और इसी साल के अंत तक इसकी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करने की बात की गई थी और फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाने वाला था। लेकिन अभी आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को अभी 2024 में इशू करने की बात सामने आई है। और अगर ये बात सच है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को 2024 में इशू किया जाता है तो इसमें किसी भी एक फाइटर जेट को सिलेक्ट होने में, यानी कि टेक्निकल इवोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमको कम से कम 2 और साल लग सकते हैं, यानी कि इसकी इवोल्यूशन कंप्लीट होते होते 2026 तक का टाइम लग जाएगा। और अगर इस टेंडर को 2026 में भी फाइनल किया जाता है और साइन किया जाता है तो उसके बाद इस टेंडर के अंदर डिलीवर होने वाले फाइटर जेट हमको कम से कम 3 साल के बाद डिलीवर होना शुरू होने वाले, यानी कि इसमें 2029 के बाद ही हमको नए फाइटर जेट को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इसके इवोल्यूशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमको पहले से इन फाइटर जेट को ऑफर किया जा चुका था और अभी बस जो नए सिस्टम इसमें ऐड करके हमको ऑफर किया गया है उन्हीं सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा और सिर्फ Su-35 और F-15EX को पूरी तरीके से वैलिडेट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों फाइटर जेट पहली बार हमको ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस टेंडर में ऑफर नहीं किए गए थे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमको 2029 के बाद MMR से टेंडर में सिलेक्ट किए गए फाइटर जेट को डिलीवर करना शुरू किया जाता है तो इस टेंडर के साथ आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग सेम टाइम लाइन के अंदर ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट को डेवलप किया जा सकता है, जिसको आप लोग ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, लेकिन फिर भी ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किए जाने वाले जेट्स में से एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका RCS वर्तमान की
मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किए गए सभी फाइटर जेट के मुकाबले कम होने वाला है और ऊपर से इसमें 5th जनरेशन के एवियोनिक्स भी मौजूद होने वाली जो कि एमका के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन फिलहाल अभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इम्पोर्टेड फाइटर जेट को खरीदने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पर अगर इनको खरीदना है तो 2025 से 26 के बीच इनको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए, वरना 2030 के बाद या 30 के आसपास भी कोई फॉरेन 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगला अपडेट भारत और सेशेल्स को लेके। अब भारत और सेशेल्स के बीच काफी अच्छी रिलेशन मौजूद है और पिछले कई सालों से भारत इस आइलैंड कंट्री को हर तरीके की मदद को करता आ रहा है। इसके अलावा ये कंट्री इंडियन ओशन रीजन में एक ऐसे लोकेशन पे मौजूद है जो कि अफ्रीका के काफी करीब है और यहाँ से दुनिया भर की ट्रेड रूट पास करते हैं, जो कि इंडियन ओशन रीजन में होने वाली ट्रेड का एपिसेंटर कहा जा सकता है। और यहाँ पर भारत हमेशा अपना प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। और यहाँ पर अभी भारत अपनी रडार स्टेशन को भी इंस्टॉल कर चुका है, जिससे इंडियन ओशन रीजन पर नजर रखा जा सकता है और स्पेशली चाइना की जिबूती जैसे बेस पर नजर रखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर कोई चाइनीज वेसल आता है और उनकी एक्टिविटी को यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। इसी अवसर पर सुनने को मिल रहा है कि सेशेल्स की तरफ से भी भारत को एक मदद मांगा गया, जिसमें सेशेल्स की तरफ से अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी से एक P-8I एयरक्राफ्ट को मांगा गया। अब ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अगर सेशेल्स में P-8I एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है तो हम आसानी से इस रीजन में होने वाली हर एक एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं और स्पेशली चाइनीज सबमरीन के ऊपर नजर रख सकते हैं। फिलहाल भारत की तरफ से अभी P-8I एयरक्राफ्ट को सेशेल्स को भेजने का फैसला किया गया है, जहां पर इसको सेशेल्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये परमानेंट है या नहीं ये तो फिलहाल के लिए पता नहीं चला है, लेकिन अभी हमारी P-8I एयरक्राफ्ट सेशेल्स में जाके पहुंच चुकी है। अगला अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट के अपग्रेड को लेके। आप सब जानते होंगे कि अभी इंडियन एयरफोर्स में लगभग 270 के आसपास सुखोई फाइटर जेट मौजूद है, जिनको वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट कहा जा सकता है। लेकिन इन जेट्स को 90s के दौर में बनाया गया था और इसमें जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो अभी लगभग 20 से 25 साल पुराने हो चुके हैं, तो इनको अभी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर इनको अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाए। पर अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जल्द ही इनके अपग्रेड को शुरू करना चाहते हैं। और अभी एकदम से सुपर सुखोई अपग्रेड को एक ही बार में ना करके इसको फेज वाइज मैनर में करने का प्लान किया जा रहा है। अब इनिशियल इस अपग्रेड को रशिया की तरफ से किया जाने वाला था, लेकिन रशिया का कहना था कि कंप्लीट अपग्रेड को रशिया में किया जाएगा और रशियन सिस्टम से इनको अपग्रेड किया जाएगा। पर इसके लिए जो टाइमलाइन रशिया की तरफ से दिया जा रहा था वो काफी लंबा पड़ रहा था और ऊपर से रशिया और यूक्रेन के बीच अभी लड़ाई होने के बाद रशिया वैसे ही थोड़ा उलझा हुआ है। तो इसी बीच एचएएल का कहना है कि वो अभी सुखोई को मैक्सिमम इंडियन सिस्टम से अपग्रेड करने वाले हैं और कुछ नए वेपन्स को भी इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन इनको अभी फेज वाइज मैनर में करने का फैसला किया गया, क्योंकि वर्तमान एचएएल के पास इसको अपग्रेड करने के लिए सभी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, स्पेशली इंजन मौजूद नहीं है और इसी वजह से इसको अभी फेज वाइज मैनर में अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले सुखोई में एक नया रडार, मिशन कंप्यूटर, एवियोनिक्स, फ्लाईओवर जैसे सिस्टम को और वेपन सिस्टम को ऐड किया जाएगा और उसके बाद जाके इसकी इंजन को अपग्रेड करने के बारे में सोचा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।